अपनी बॉडी में दो प्रकार के जाइंट सेल होते हैं। एक जाइंट सेल, तो जाइंट सेल का मतलब क्या है, एक बहुत ही बड़ा सेल हो नॉर्मल सेल से, और तो बहुत सारी न्यूक्लियस हो। एक्यूट एंड क्रॉनिक में से एक्यूट इन्फ्लेमेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में भी आता है और उससे शॉर्ट नोट भी बहुत आते हैं और वाइवा में से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो अब अपन बात करते हैं एक्यूट एंड क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में डिफरेंस भी देखते हैं। मैंने अभी कुछ पहले आपको बताया था एक्यूट इन्फ्लेमेशन। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन इज अ रिस्पांस ऑफ प्रोलॉन्ग्ड ड्यूरेशन। देखो एक्यूट इन्फ्लेमेशन जो था वो एक शॉर्ट फिल्म की तरह था, बट क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ये पूरी की पूरी वेब सीरीज है। मतलब बॉडी का बोल रही है भाई मैं ठीक हूं ना हूं, इन्फ्लामेशन तो रहना चाहिए। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था क्रॉनिक इन्फ्लामेशन क्या है। क्रॉनिक का, यहाँ क्रॉनिक का मतलब ही आपको बता रहा है। क्रॉनिक मतलब बहुत लंबे समय तक वो रहेगा, और एक्यूट का मतलब क्या होता है, वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, तुरंत आता है तुरंत चला जाता है। लेकिन क्रॉनिक इन्फ्लामेशन जो है बीबी की तरह होती है, लंबे समय तक टिकती है, लेकिन आज के टाइम में तो वो भी नहीं टिक पा रही है, वो बात अलग है। क्रॉनिक इन्फ्लामेशन की मैं डेफिनेशन बताता हूँ। व्हाट इज मीनिंग ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लामेशन? क्रॉनिक इन्फ्लामेशन क्या है? क्रॉनिक इन्फ्लामेशन इज अ रिस्पॉन्स ऑफ प्रोलॉन्ग्ड ड्यूरेशन। क्रॉनिक इन्फ्लामेशन क्या है? एक ऐसा इन्फ्लामेशन है जो बहुत लंबे समय तक रहता है। हो सकता है कुछ वीक तक रहे या कुछ महीनों तक भी रहता है। इन विच इन्फ्लामेशन, टिश्यू इंजरी एंड अटेम्प्ट टू रिपेयर फाइब्रोसिस कोएग्जिस्ट। अब क्रॉनिक इन्फ्लामेशन में क्या होता है ना, तो सबसे पहले इन्फ्लामेशन हो रहा है। अब इन्फ्लामेशन बहुत ही लंबे समय तक है, तो क्या होगा, टिश्यू के अंदर होगी इंजरी। जब टिश्यू के अंदर इंजरी होती है ना, तो अपनी बॉडी क्या करती है, जो मरे हुए सेल है, जो डेड सेल है, उनको अपनी बॉडी रिप्लेस कर देती है। किससे? अपने दूसरे सेल से, जिसको हम बोलते हैं फाइब्रिन। तो यहाँ पे होता है फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस का मतलब क्या होता है, फाइब्रिन सेल बनना। एम आई क्लियर? सो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन क्या है? ऐसा इन्फ्लेमेशन है जो कि महीनों या वीक तक चलता है। इसमें तीन मेन प्रोसेस होती है। इन्फ्लेमेशन होगा, टिश्यू डैमेज होगा, और उसके बाद क्या होता है, डायरेक्ट अपना रिपेयर होता है, जो भी डैमेज अपना एरिया होता है, मतलब यहाँ पे फाइब्रोसिस होता है। दिस इज द क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। और हर बार की तरह आज भी पैथोलॉजी में पढ़ा रहा हूं, तो केस स्टडी भी पढ़ाऊंगा, फिर एमसीक्यू भी सॉल्व करवाऊंगा, और ना सिर्फ ये, आपको रीजनिंग भी पढ़ाऊंगा। मतलब एक वीडियो में आपका क्लिनिकल केस स्टडी, रीजनिंग, एमसीक्यू सब कुछ हो जाएगा। दिस इज द जौहरी एमबीबीएस। ऐसे पढ़ाएंगे कि रटा जाएगा। मैं आपका पैटर्न चेंज हो गया ना, तो अपन भी नए तरीके से पढ़ा रहे हैं। जितने भी आपके दोस्त हो उनको वीडियो शेयर करूं और बोलो कि भैया जौहरी सर हम नए तरीके से पढ़ा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करो। फर्स्ट ईयर पास करवाया मैंने, अब सेकंड ईयर भी करवाने वाला हूं। चलो अब अपन बात करते हैं एक्यूट एंड क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में डिफरेंस बिटवीन देखते हैं। मैंने अभी कुछ दिनों पहले आपको पढ़ा था एक्यूट इन्फ्लेमेशन। देखो एक्यूट मतलब शॉर्ट टर्म, बहुत ही कम समय के लिए था, न्यूट्रोफिल के कारण हो रहा था। इसके अंदर क्या होता था, जो अपनी ब्लड वेसल है उसमें चेंजेस होता था, वेसोडाइलेशन, परमेबिलिटी बढ़ती थी, जिसके कारण न्यूट्रोफिल बाहर निकलते हैं। तो ये बहुत ही एक्यूट इन्फ्लेमेशन है, छुई मुई वाला काम है। लेकिन अब आ गए मेन दादा। जी हाँ, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की बात करेंगे, लॉन्ग टर्म होते हैं, बहुत लंबा समय तक रहेगा, मैक्रोफेज के कारण होगा। और यहाँ पे एक्चुअली में क्या होता है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन बहुत समय तक है, तो टिश्यू में तो इंजरी हो ही रही है, साथ में ब्लड वेसल भी डैमेज होते हैं। तो अपनी बॉडी क्या करती है, न्यू ब्लड वेसल बना लेती है। इस कंडीशन को हम बोल देते हैं एंजियोजेनेसिस। जब भी नई ब्लड वेसल अपनी बॉडी के अंदर बनती है, तो याद रखना, मैंने आपको पहले ही बताया था, जो नई ब्लड वेसल होती है ना, वो ज्यादा अच्छी तरीके से फॉर्म नहीं होती, उनके जो एंडोथेलियम सेल है वो मैच्योर नहीं होते। दैट इज व्हाई नई ब्लड वेसल से ब्लड वेसल के अंदर का सामान लीक होता रहता है। जैसे कि एक पाइप है, पाइप में छेद होगा, पानी के पाइप में छेद है, तो क्या होगा, पानी बाहर निकलेगा। वैसे ही जो नई ब्लड वेसल होती है पूरी तरीके से बनती नहीं है, फॉर्म नहीं हो पाती ना, पहले सेल मैच्योर नहीं होते पूरी तरीके से। उनसे ना पानी निकलता रहता है। मेरे कहने का मतलब क्या है, प्लाज्मा का फ्लूइड विद प्लाज्मा प्रोटीन बाहर निकलते रहते हैं, जिसके कारण इंफ्लेमेशन और बढ़ता है। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की मेन चीज क्या है, ज्यादा टिश्यू डैमेज के कारण यहाँ पे नई नई ब्लड सप्लाई, ब्लड वेसल्स बनती हैं, जिसको हम बोल देते हैं एंजियोजेनेसिस। उसके कारण क्या होता है, यहाँ पे मोनोन्यूक्लियर सेल का इन्फिल्ट्रेट आता है। मोनोन्यूक्लियर सेल मतलब ऐसे सेल जिसमें एक ही न्यूक्लियस है, जैसे कि मैक्रोफेज, अपने ब्लड वेसल से मैक्रोफेज बाहर निकलती जाती है। एट द एंड मरे हुए सेल को अपन फाइबर से रिप्लेस कर लेते हैं। ये बहुत ही प्यारा डिफरेंस बिटवीन मैंने अब आपको बताया। अब देखो मैं आपको बता रहा हूँ यूनिवर्सिटी के लिए मुद्दे की बात करना पसंद करूंगा। एक्यूट एंड क्रॉनिक में से एक्यूट इन्फ्लेमेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में भी आता है और उससे शॉर्ट नोट भी बहुत आते हैं, और वाइवा में भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन क्यों पढ़ रहे हैं सर, ये इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि एक्यूट एंड क्रॉनिक के अंदर ना डिफरेंस बिटवीन आ जाता है शॉर्ट नोट में। उसके अलावा बिना क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन पढ़े आप सिस्टमिक नहीं पढ़ सकते, क्योंकि सिस्टम जितने भी अपनी डिजीज होती है ना, चाहे वो ट्यूबरकुलोसिस हो, सार्कोइडोसिस हो, वो सबके सब में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होता है। एम आई क्लियर? बाकी इससे भी शॉर्ट नोट आ सकता है, वो बोल सकते हैं कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, या फिर राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ग्रेनुलोमा।
ऐसे क्वेश्चन आ सकता है यूनिवर्सिटी में। सो फिर अपन आते हैं ग्रेनुलोमा क्या होता है सर। ये देखो ग्रेनुलोमा क्या है, जब भी अपन किसी भी टिश्यू के अंदर मान लो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हुआ है, मान लीजिए टीबी की बीमारी है या सार्कोइडोसिस की बीमारी है। अब ये टीबी की बीमारी में अपन ने क्या करा, लंग्स का टिश्यू लिया और उसको माइक्रोस्कोप में अपन देख रहे हैं। सो क्या होता है ना, अपन को स्पेशल किस्म के सेल देखने को मिलते हैं, उन्हें बोलते हैं ग्रेनुलोमा। सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ ग्रेनुलोमा? क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में एक स्पेशल टाइप के सेल होते हैं जो कि माइक्रोस्कोप के अंदर दिखते हैं, उन्हें अपन बोलते हैं ग्रेनुलोमा। जो किससे बनते हैं? वो बनते हैं एक रिलेशनशिप से। किसकी? मैक्रोफेज की रिलेशनशिप, ठीक है, लिम्फोसाइट की रिलेशनशिप, फाइब्रोब्लास्ट की। ये तुम्हारी तरह शॉर्ट टर्म रिलेशन नहीं करता, ये लॉन्ग टर्म रिलेशन बनाता है, मतलब बीवी ही टाइप बन गई है। मैं आपको दिखाता हूं किस तरीके का होता है। चलिए मैं आपको रियल हिस्टोलॉजी की स्लाइड दिखाता हूं, ये देखिए आप। तो ये पूरा डायग्राम आपको याद होना चाहिए, बहुत काम का डायग्राम है। देखो सबसे पहले क्या रहता है ना, सेंटर में सबसे बीच में क्या है, यहाँ पे सबसे बीच में यहाँ पे अपना प्रेजेंट होता है नेक्रोसिस। कौन सा? चीजियस नेक्रोसिस। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका था, सेल जब भी सेल मरते हैं उसे बोलते हैं नेक्रोसिस। जाहिर सी बात है, क्योंकि बहुत समय तक आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, महीनों तक, वीक तक, ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है, क्योंकि बहुत समय तक इन्फ्लेमेशन है आपकी बॉडी में, तो यहाँ पे बहुत सारे सेल मरे और ये बहुत सारे सेल का रेमिनेंट बचा हुआ पार्ट है। दिस इज क्रॉनिक नेक्रोसिस, मतलब सेल की डेथ हो गई है। वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में सेल की डेथ तो होती है। अब जब जब सेल मरता है तब तक उसके पास कौन आता है? सेल मरता है तो सबको पता है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन होता तो आता है न्यूट्रोफिल, क्योंकि ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है तो यहाँ पे आते हैं मैक्रोफेज। अब क्या रहता है ना, मैक्रोफेज ही बाद में अपने आप को, देखो मैक्रोफेज कुछ इस प्रकार से होगा। जो मैक्रोफेज जो होता है ना, क्या होता है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में बाद में चेंज हो जाता है और इस तरीके के सेल बन जाते हैं, उसे बोलते हैं अपन एप्थिलॉइड सेल। तो सबसे अंदर अपना रहता है चीजियस नेक्रोसिस, उसके बाद अपने रहते हैं एप्थिलॉइड सेल। एप्थिलॉइड सेल क्या होते हैं? ये एक्चुअली में मैक्रोफेज ही होते हैं। मैक्रोफेज एक्टिवेट हो जाते हैं और कन्वर्ट होते हैं एप्थिलॉइड सेल में। मैंने आपको बताया था ना, देखो मरे हुए सेल को कौन खाएगा? एक्यूट इन्फ्लेमेशन में न्यूट्रोफिल खाता, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में मैक्रोफेज खाएगा। अब मैक्रोफेज भी कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? अपने एप्थिलॉइड सेल्स में। अब ये देखो, ये जो नेक्रोसिस है ना, चीजेस नेक्रोसिस, उसके चारों तरफ इस तरीके से छोटे छोटे सेल हैं। ये अपने एक्चुअली में है एप्थिलॉइड सेल, जो बनते हैं अपने किससे? मैक्रोफेज से। अब एक और चीज आप देखोगे कि आपको यहाँ पे बहुत ही बड़ा सा सेल भी दिखाई दे रहा होगा इस तरीके का। सर ये क्या है? देखो ये बहुत ही ज्यादा बड़ा सेल है, इसलिए इसे हम बोलेंगे जाइंट सेल। तो नंबर 3 क्या है? नंबर 3 है जाइंट सेल। सर ये जाइंट सेल कैसे बने? देखो अब होता क्या है, जब अपने बहुत सारे एप्थिलॉइड सेल आपस में जुड़ जाते हैं ना, तो वही अपना एक बनाते हैं जाइंट सेल। ठीक है, तो याद रखना, बहुत सारे सेल जो होते हैं कितनी बार ऐसा एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जाइंट सेल। ठीक है भैया, जाइंट सेल हो गया सर। उसके अलावा सर ये क्या चीज है? ये गोले गोले क्या है? बेटा ये है लिम्फोसाइट, ये आप देख रहे हो। तो सबसे पहली लेयर जो है वो है चीजियस नेक्रोसिस की, फिर दूसरी लेयर जो है वो कौन से सेल है? अपने एप्थिलॉइड सेल और साथ में अपने जाइंट सेल। जो तीसरी लेयर जो होती है ना इस तरीके से पूरा यहाँ पे सेल्स की, वो अपनी एक्चुअली में होती है लिम्फोसाइट की। ठीक है, ये तीसरी लेयर है। मैं इसको 2 कर देता हूं, इसको थर्ड लेयर कर देता हूं। थर्ड लेयर जो होती है लिम्फोसाइट की अपनी होती है, और लिम्फोसाइट के बाद में भी एक और सेल की यहाँ पे लेयर आपको दिख रही होगी, लंबे लंबे सेल दिख रहे हैं, इन्हें अपन बोलते हैं फाइब्रोब्लास्ट। ये चौथी लेयर है। तो याद रखना, कुल मिला के 4 सेल के रिलेशनशिप से, मतलब 4 सेल के जुड़ने के कारण एक स्ट्रक्चर बन रहा है, इसे बोलते हैं अपन ग्रेनुलोमा। बहुत इंपॉर्टेंट डिसीज जो होती है ना टीबी, इंडिया में मैक्सिमम लोगों को जो है ना अभी होती है टीबी। तो याद रखना, टीबी के अंदर आपको देखने को मिलता है, टीबी एक तरीके का क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है जहां पे ग्रेनुलोमा बनता है। टीबी बीमारी में, सार्कोइडोसिस में, बहुत ही इंपॉर्टेंट बीमारी में ये बनते हैं। सो ये पूरा स्ट्रक्चर होता है। मैं आपको एक बार और यहाँ पे दिखाता हूँ, याद देखिए, ये बीच में आपको चीजस नेक्रोसिस दिख रहा होगा, इसके साइड में ये एप्थिलॉइड सेल है। ये एक एप्थिलॉइड सेल बड़ा हो गया, लाल कलर से दिखाया इनने, ये जाइंट सेल है, दिख रहा है आपको। ये बीच में क्या है? नेक्रोसिस, ये आपको नेक्रो दिख रहे होंगे। ये ग्रीन कलर से जो बनाए हैं इनने, ये है अपने एक्टिवेटेड मैक्रोफेज, मतलब एप्थिलॉइड सेल। ये अपना है जाइंट सेल। फिर ये तो सेल है ना गोले गोले आपको दिख रहे होंगे, ये एक्चुअली में अपना क्या है? दिस इज नोन एज लिम्फोसाइट्स। और सबसे बाहर वाली लेयर जो है वो अपनी है फाइब्रोब्लास्ट की लेयर। सो ये पूरा स्ट्रक्चर होता है अपना ग्रेनुलोमा। इसको और डिटेल में अपन जानते हैं। सबसे पहले जाइंट सेल के बारे में। अब क्या होता है ना बेटा, अपनी बॉडी में 2 प्रकार के जाइंट सेल होते हैं।
एक जाइंट सेल, देखो जाइंट सेल का मतलब क्या है, एक बहुत ही बड़ा सेल हो नॉर्मल सेल से और उसमें बहुत सारी न्यूक्लियस हो, वो है अपना एक जाइंट सेल। देखो नॉर्मल सेल अगर इतना है, इतना बड़ा है, तो जाइंट सेल उससे ज्यादा बड़ा होगा, समझ रहे ना। जाइंट का मतलब ये होता है बड़ा। जाइंट सेल दो अपनी बॉडी में दो कंडीशन में दिखते हैं, एक जब जब अपनी बॉडी में कैंसर हो, ट्यूमर हो, और एक जब जब अपनी बॉडी में इंफ्लामेशन हो, ठीक है। अब इंफ्लामेशन में ना अलग अलग प्रकार के जाइंट सेल दिखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ उनके पैटर्न ऑफ न्यूक्लियस, कि वो न्यूक्लियस कहाँ पे प्रेजेंट है। उसमें से दो मेन प्रकार के मैं आपको बताता हूँ। एक होता है फॉरेन बॉडी टाइप ऑफ जाइंट सेल। ये फॉरेन बॉडी ऑफ जाइंट सेल जो होते हैं ना, वो ऐसे जाइंट सेल होते हैं जिसमें न्यूक्लियस जो है वो बीच में एकत्रित होती है, बीचों बीच, और आसपास में पूरा साइटोप्लाज्म होता है। ये फॉरेन बॉडी जाइंट सेल है। जब भी अपन किसी को स्यूचर वगैरह लगाते हैं ना, उसकी रिएक्शन के कारण जब भी इंफ्लामेशन होता है, क्रॉनिक इंफ्लामेशन, तब आपको देखने को मिलते हैं। इसका नाम ही चीज के बता रहा है, ये फॉरेन बॉडी जाइंट सेल है। और एक जाइंट सेल जो होते हैं ना, वो अपने होते हैं लैंगहैंस टाइप ऑफ जाइंट सेल, बेहद ही इंपॉर्टेंट है, टीबी में सार्कोइडोसिस में मिलता है। डायरेक्टली एमसीक्यू जो होता है ना नीट पीजी में, सीधा एम्स में नीट पीजी में सीधा एमसीक्यू आता है कि लैंगहैंस टाइप ऑफ जाइंट सेल कहां देखने को मिलते हैं, वो टीबी में और सार्कोइडोसिस में देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर जो न्यूक्लियस होती है वो सेल के या तो बाहर की तरफ होगी आउटर साइड में, या फिर एक तरफ से एकत्रित हो जाएगी। ये देखो इस प्रकार से देखने को मिलता है। तो ये दो मेन प्रकार के अपने जाइंट सेल होते हैं। ये जो मेरा नोट्स है ना बेटा, इसमें आप करेक्ट कर लेना, यहाँ टीवी नहीं आएगा। फॉरेन बॉडी जाइंट सेल कहाँ देखने को मिलते हैं, फ्यूचर रिएक्शन में, लैंगहैंस जाइंट सेल सार्कोइडोसिस और टीबी दोनों में दिखाई देते हैं। उसके अलावा और भी प्रकार के जाइंट सेल होते हैं, वो तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन अपन पढ़ रहे हैं। फिर अपन आते हैं टाइप ऑफ ग्रेनुलोमा में। जो मैंने आपको ग्रेनुलोमा बताया, ये भी दो प्रकार के होते हैं। मतलब देखो सीधी सी बात है, ग्रेनुलोमा क्या है, मतलब मैक्रोफेज जो है अकेले काम नहीं कर पा रहा, तो उसने क्या करा, अपने दोस्त लोग बुला लिए। मतलब बॉडी के अंदर भी यूनिटी दिख रही है और तुम बैच में यूनिटी नहीं दिखा पा रहे, इतने प्यारे तरीके से कोई पढ़ा रहा है, यूनिटी दिखाओ, वीडियो शेयर करो। अब देखो ग्रेनुलोमा दो प्रकार के होते हैं। जो मैंने आपको अभी ग्रेनुलोमा बताया ना, वो कौन सा ग्रेनुलोमा बताया, जो मोस्ट कॉमन टाइप है, चीजियस ग्रेनुलोमा मैंने आपको बताया, जिसके बीचों बीच क्या होता है, अपना नेक्रोसिस प्रेजेंट होता है। ये देखो ये स्टैंडर्ड ग्रेनुलोमा है, जो मोस्ट ऑफ केस में आपको देखने को मिलेगा। इसके बीचों बीच क्या है, अपना नेक्रोसिस प्रेजेंट है। ठीक है, कौन सा नेक्रोसिस, चीजियस नेक्रोसिस। दैट इज व्हाई इस ग्रेनुलोमा का नाम क्या है, चीजिएटिंग ग्रेनुलोमा। सीधा नीट में एमसीक्यू आता है। कहां प्रेजेंट होता है, ट्यूबरक्लोसिस में, हिस्टोप्लाज्मोसिस में, सिफिलिस में, कार्डियोमाइकोसिस में, सबके अंदर चीजियस ग्रेनुलोमा प्रेजेंट होता है। मतलब ऐसा ग्रेनुलोमा जिसके बीच में नेक्रोसिस प्रेजेंट होता है, चीजियस नेक्रोसिस। फिर कुछ ग्रेनुलोमा ऐसे होते हैं जिसके बीच में कोई भी ऐसा नेक्रोसिस की कोई लेयर नहीं होती, उसको बोलते हैं नॉन चीजिएटिंग ग्रेनुलोमा, जैसे कि हॉप्किन लिम्फोमा और सार्कोइडोसिस में देखने को मिलता है। अब देखो एक और चीज याद रखना, ट्यूबरक्लोसिस और सार्कोइडोसिस में सेम चीज, सेम क्या है जी हाँ, जाइंट सेल। ट्यूबरक्लोसिस में भी लैंगहैंस टाइप जाइंट सेल थे, सार्कोइडोसिस में भी सेम जाइंट सेल थे, बट ट्यूबरक्लोसिस और सार्कोइडोसिस ये दोनों बीमारियों में डिफरेंस क्या है, ट्यूबरक्लोसिस एक अपना चीजेटिक ग्रेनुलोमा है, सार्कोइडोसिस अपना नॉन चीजेटिक ग्रेनुलोमा है। तो ये मैंने आपको पूरा ओपन व्यू दे दिया। अब देखो अपन देखते हैं मेन चीज, पैथोलॉजी पढ़ रहे हैं तो यार पता तो होना चाहिए ना कि बन कैसे रहा है। पैथोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, कैसे ये ग्रेनुलोमा बनता है, इस पे आते हैं, एमसीक्यू भी आते हैं इस पे। सबसे पहले ये क्या है, जो ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन जो है वो एक तरीके का टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। अब तुम बोलोगे सर ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन क्या होता है, तो बेटा ये भी जनरल पैथोलॉजी का पार्ट है, ये मैं आपको पढ़ा दूंगा। एक्चुअली में ये एक तरीके की बीमारी है, 4 टाइप के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। पूरा बताने के लिए अलग से सेपरेट वीडियो चाहिए, मैं आपको बता दूंगा। अभी आप डायरेक्ट याद कर लो कि ग्रेनुलोमा क्या है, ये एक एग्जांपल है टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का। अभी कैसे बनता है, इसकी 3 स्टेप है, आपको ऑलरेडी पता है। देखो जहां भी अपना इंफ्लामेशन है, अब क्योंकि क्रॉनिक इंफ्लामेशन है तो वहां पर जाते हैं बहुत सारे मैक्रोफेज। अब मान लीजिए यहाँ पे मेरा क्रॉनिक इंफ्लामेशन है तो यहाँ पे बहुत सारे मेरे मैक्रोफेज आ गए। यहाँ पे क्या है, मेरा टिश्यू भी डैमेज है, यहाँ पे बैक्टीरिया भी है, सब कुछ है, उनको खाने के लिए यहाँ पे बहुत सारे मैक्रोफेज आ गए। अब आते हैं अपन आगे। अब मैक्रोफेज इनगल्फ द एंटीजन, बैक्टीरिया हो सकता है, मरा हुआ सेल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एंटीजन अपन मेनली मानेंगे बैक्टीरिया, एजी मतलब यहाँ एंटीजन है। अब मैक्रोफेज ने क्या करा, एंटीजन को खा लिया। और मैक्रोफेज का तो एक ही काम होता है,
भैया खाओ और पचाओ। अब मैक्रोफेज ने ट्राई करा उसको डाइजेस्ट करने का, लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे एंटीजन बहुत ही ताकतवर आदमी था, एंटीजन डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। एंटीजन इज पुअरली डिग्रेडेबल, मतलब एंटीजन यहाँ पे डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा, सो मैक्रोफेज फेल टू डिस्ट्रॉयड। अब मैक्रोफेज ने एंटीजन तो खा लिया कि भाई लपक लो, बढ़िया ना, हफ्सी आदमी था, जैसी खाने की चीज देखी नहीं लपक गया, एंटीजन देखा नहीं लपक गया मैक्रोफेज। लेकिन अब क्या हुआ, डाइजेशन नहीं कर पाया, अपच हो गया उसको। अब एंटीजन भैया फेल हो गया। अब यहाँ पे कौन आते हैं, यहाँ पे आते हैं डॉक्टर साहब, बॉडी के अंदर डॉक्टर साहब, मतलब CD4 सेल जिसको अपन बोलते हैं टी हेल्पर सेल। अब क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पे मैक्रोफेज एंटीजन को नहीं खा पाया तो वो मदद लेने जाते हैं टी हेल्पर सेल से, जिसको CD4 सेल बोलते हैं। मैक्रोफेज फेल हो गया, वो जाता है टी हेल्पर सेल के पास, और टी हेल्पर सेल फिर अपने एक्टिवेट होते हैं। फिर टी हेल्पर सेल क्या करते हैं, अपना निकालते हैं 3 चीज, एक इंटरफेरॉन गामा, ठीक है, इंटरल्यूकिन 1, 2 और टिश्यू नेक्रोटिंग फैक्टर अल्फा। अब यहां पे आप देखो हो क्या रहा है चीजें। अब याद रखना, जो इंटरफेरॉन गामा जो निकलता है ना, गामा, इंटरफेरॉन गामा का एक ही काम है, जो अपने एक्टिवेट मोनोसाइट इन द ब्लड। अब क्या रहता है ना, जो अपनी ब्लड वेसल होती है ना बेटा, एक चीज याद रखना, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अपने ब्लड वेसल के अंदर प्रेजेंट होता है मोनोसाइट, मतलब अपने ब्लड के अंदर एक WBC प्रेजेंट होते हैं, उन्हें अपन बोलते हैं मोनोसाइट। जब ये ब्लड वेसल से बाहर निकल जाते हैं ना मोनोसाइट, वो साइज में थोड़े से बड़े हो जाते हैं, तो उसी को फिर अपन बोलने लगते हैं मैक्रोफेज। एम आई क्लियर, इसी को अपन बोलेंगे मैक्रोफेज। अब होता क्या है, जैसे गामा इंटरफेरॉन निकला तो ज्यादा से ज्यादा मोनोसाइट अपने ब्लड से निकले और क्या बने, मैक्रोफेज बने, ज्यादा ज्यादा मैक्रोफेज बने। फिर क्योंकि इंटरफेरॉन गामा अब निकल रहा है, तो ये मैक्रोफेज किस में कन्वर्ट होते हैं, अपने कन्वर्ट होते हैं एप्सिलॉइड सेल में। मैंने आपको बताया था ना, एप्सिलॉइड सेल में कन्वर्ट होते हैं वो। अब इंटरल्यूकिन 1 और 2 के कारण क्या होता है, टी सेल का पॉलीफरेशन होता है, मतलब टी लिम्फोसाइट ज्यादा से ज्यादा आते हैं। जैसे कि सबसे बीच में क्या था, अपना था नेक्रोसिस, ये चीज ईटिंग नेक्रोसिस था, उसके चारों तरफ क्या थे, अपने प्रेजेंट थे एप्सिलॉइड सेल। कैसे बने, ये इंटरफेरॉन गामा के कारण बने, ठीक है। फिर उसके बाद क्या था, अपनी लेयर किसकी थी, टी सेल की लेयर थी। टी सेल की लेयर क्यों बनी है, इंटरल्यूकिन 1 और 2 के कारण। ये याद रखना क्योंकि सीधा एमसीक्यू में आता है कि मैक्रोफेज को क्रॉनिक इंफ्लेमेशन में कौन चेंज कराता है, इंटरफेरॉन गामा या फिर इंटरफेरॉन अल्फा। बच्चे कंफ्यूज होते हैं गामा अल्फा में, याद रखना इंटरफेरॉन गामा कन्वर्ट कराता है। और टिश्यू नेक्रोटिंग फैक्टर क्या करता है, अपना एक्टिवेट करता है फाइब्रोब्लास्ट को, दैट इज व्हाई इसकी लास्ट लेयर फाइब्रोब्लास्ट की होती है। सो इन दिस तरीके से ये बनता है। यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है उससे पहले अपन आते हैं अपनी केस स्टडी पे। तो केस स्टडी सॉल्व करना ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बच्चे कर नहीं पाते, दैट इज व्हाई वो ना 20 नंबर का लॉन्ग नहीं सॉल्व कर पाते। आपको हमेशा याद रखना है सिम्टम देखने केस स्टडी सॉल्व करने के लिए। देखो एक 28 साल का मेल था, उसको बहुत दिनों से कफ हो रहा है, फीवर आ रहा है, वेट लॉस हो रहा है। देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर कफ जहां भी लिखा हो ना परसिस्टेंट कफ, तो एक चीज समझ जाना, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का कोई डिसीज है। देखो पहली चीज, पेपर 1 में जनरल हेमेट आएगी तो समझ जाना जनरल हेमेट का ही टॉपिक होगा। पेपर 2 है मान लो, तो पेपर 2 में सिस्टम एक है, सिस्टम तो बहुत सारे होते हैं, रेस्पिरेटरी, डाइजेशन। अगर परसिस्टेंस कफ तो समझ जाना यार ये रेस्पिरेशन डिसऑर्डर में से किसी का होगा, है, ठीक है। फिर अपन ने एग्जामिनेशन करा तो सर्वाइकल लिम्फ नोड बड़ी दिख रही है, एक्सरे अपन को करा तो राइट लंग में ओपेक नहीं दिख रही है, तो आप समझ जाना लंग्स में खराबी है, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम में कंफर्म, ठीक है। फिर जब अपन ने लिम्फ नोड को देखा माइक्रोस्कोप में, तो अपन को क्या मिला, सेल का ग्रेनुलोमा मिला, सेल ग्रेनुलोमा। अब ये कंफर्म हो गया, ग्रेनुलोमा तो सिर्फ क्रॉनिक इंफ्लेमेशन मिलता है, तो क्रॉनिक इंफ्लेमेशन से रिलेटेड डिसीज है। कैसा ग्रेनुलोमा है ये लैंगहेंस टाइप जाइंट सेल है और सेंट्रल चीजियस नेक्रोसिस है। मैंने अभी आपको पढ़ाया था, कौन सी बीमारी है, जी हाँ सही जवाब ये है टीबी। टीबी बीमारी के ही अंदर क्या होता है, लैंगहेंस टाइप के जाइंट सेल होते हैं और सेंट्रल चीजियस नेक्रोसिस होता है। सो इस तरीके से केस स्टडी सॉल्व करनी है यार, जो नॉलेज लिया है उसका एप्लीकेशन करना सीखो। अब नीट पीजी का एमसीक्यू कि क्रॉनिक इंफ्लेमेशन में आप बताइए कि मैक्रोफेज को कौन एक्टिवेट करता है। मैंने अभी आपको पढ़ाया था, अब देखते हैं कितना नॉलेज का एप्लीकेशन कर पा रहे हैं। 5 मिनट में आपको दूंगा, वीडियो पॉज करो, 3 ऑप्शन है, ऑप्शन देखो और आंसर दो। सो जितने लोगों ने भी सही आंसर दिया होगा उनको नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट आउट दूंगा, हर वीडियो में मैं दे रहा हूं, और इससे क्या इंगेजमेंट बढ़ेगी और आप लोग ज्यादा नॉलेज ग्रैब कर पाओगे। नहीं दिया तो एक बार और टाइम है, कर लो,
ठीक है, मेरे हिसाब से आपने पॉज करके आंसर दिया होगा। सो इसका सही जवाब है इंटरफेरॉन गामा। ये देखो मैंने आपको बोला था ना, इंटरफेरॉन गामा जो होता है जो मैक्रोफेज को एप्सिलॉइड सेल में कन्वर्ट करता है, पढ़ाया था मैंने। फिर रीजनिंग के क्वेश्चन अपन देखते हैं। अब रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाई डज क्रॉनिक इन्फ्लामेशन लीड टू टिश्यू डिस्ट्रक्शन एंड फाइब्रोसिस? टिश्यू टूटता ही क्यों है क्रॉनिक इन्फ्लामेशन में? तो सीधी बात है, पैथोलॉजिकल बेसिस देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे मैक्रोफेज एक्टिवेट होते हैं, टी सेल एक्टिवेट होते हैं जो इंटरल्यूकिन 1, टिश्यू नेक्रोटिक फैक्टर, इंटरल्यूकिन गामा निकालते हैं, प्रोटीटिक एंजाइम निकालते हैं, फ्री रेडिकल निकालते हैं। इतनी सारी चीजें क्या करती हैं, टिश्यू को करती हैं डैमेज। मीनवाइल मैक्रोफेज और फाइब्रोब्लास्ट ये दोनों क्या निकालते हैं, वो दोनों अपना निकालते हैं टिश्यू ग्रोथ फैक्टर बीटा एंड प्लेटलेट ग्रोथ फैक्टर। ये दोनों क्या करते हैं, कोलेजन का डिपोजिशन करते हैं और यहाँ पे फाइब्रोसिस करवाने का काम करते हैं। दैट इज वाई क्रॉनिक इन्फ्लामेशन में टिश्यू भी टूटता है और फाइब्रोसिस भी होती है। ये रीजन अपन दे रहे हैं। फिर वाई इज ग्रेनुलोमस इन्फ्लामेशन कंसीडर एज स्पेशल टाइप ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लामेशन? तो भाई ये ग्रेनुलोमा वाला इन्फ्लामेशन स्पेशल टाइप का क्यों होता है? कॉमन सेंस वाली बात करेंगे। ये तब होता है जब अपना मैक्रोफेज एंटीबॉडी को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता और जब अपना इम्यून सिस्टम जो है, मतलब मैक्रोफेज जब डाइजेस्ट नहीं कर पाता अपने फॉरेन बॉडी या बैक्टीरिया को, किसी भी एंटीजन को, तब ये होता है। तब अपना मैक्रोफेज को एक्टिवेट किया जाता है और फिर अपना ग्रेनुलोमा बनता है। दैट इज वाई इसको स्पेशल टाइप बोलते हैं। सो रीजनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वीडियो में आपका सब होगा, केस स्टडी, रीजनिंग। वीडियो की लेंथ बढ़ी है लेकिन देखो ना चीजें कितनी सारी हैं। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक मारो, दोस्तों को शेयर करो। और रीजनिंग की पूरी पीडीएफ मेरे ऐप पे फ्री है। ये सारी पीडीएफ कहाँ मिलेंगी रीजनिंग की? आपको मेरे ऐप पे। डाउनलोड करो मेरा ऐप। एक ऐसा कोर्स भी मैंने बनाया, इसके जरिए 30 दिन में पूरा पैथो आप खत्म कर सकते हो। उसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है? नेक्स्ट टॉपिक अपना है अमाइलोडोसिस। अमाइलोइडोसिस जो होता है ना, बेहद ही शानदार चीज है। मतलब यूनिवर्सिटी में एक लॉन्ग तो आता ही आता है और बच्चे समझ नहीं पाते इससे। तो नेक्स्ट मूवी इसके ऊपर होने वाली है। अब देखते हैं यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है। देखो यूनिवर्सिटी में सीधा इसके बहुत कम चांस आने के, लेकिन कभी आए तो डेफिनेशन लिखना आप, डिफरेंस बिटवीन लिखना एक्यूट क्रॉनिक के, फिर ग्रेनुलोमा लिखना। मेनली ग्रेनुलोमा में डेफिनेशन लिखना, पूरा पैथोजोनोलॉजी ऐसा हेडिंग डालना, इस तरीके से लिखना। फिर टाइप ऑफ जाइंट सेल लिखना और 2 टाइप के होते हैं ये लिखना। कितनी बार वाइवा में आप इससे भी डेफिनेशन पूछ लेते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं, एग्जांपल बता दो। और ये 2 डायग्राम आपको बनाने पड़ेंगे। ये यूनिवर्सिटी में ऐसे लिखना है। नेक्स्ट अपना है अमाइलोडोसिस। और याद रखिए, यू आर राइट नाउ वाचिंग एमबीबीएस, मतलब जवाहर एमबीबीएस, जहाँ पे हाईली प्रोडक्टिव कंटेंट आपको मिलता है। मैंने अभी कुछ दिनों पहले आपको पढ़ा था एक्यूट इन्फ्लेमेशन। Chronic inflammation is a response of prolonged duration.